तो नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से। और एक मुलाकात एहसासों के साथ कार्यक्रम की जो श्रृंखला बहुत दिनों से चल रही थी, तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ रमा पहारिया जी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हैं। और मैं उनके बारे में पहले बता दूं कि इन्होंने बीए किया है, एमए किया है और इन्हें कविताएं लिखने का बहुत ज्यादा ही शौक है। तो रमा जी, आपका हमारे श्री राम साहित्य सेवा संस्थान के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ, इस मंच की बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस लायक समझा और आप लोगों ने आमंत्रित किया। इस मंच पे जो भी मेरे वरिष्ठ गण हैं, गण हैं, सबको प्रणाम और सबको राम राम, राधे राधे। बहुत अच्छा लगा मुझे तो आकर इस मंच पे। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अब जो है हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो रमा पहारिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पहले आप जो है अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम रमा पहाड़िया है, जैसा कि बताना चाहिए। रमा पहाड़िया है और मैं जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ, बहू बेटों के साथ में। और कविताएं लिखने का शौक है। लेखन का ऐसा था कि बचपन से ही शौक रहा, बीच में कुछ सालों के लिए छूट गया, लेकिन ये कोरोना टाइम ने हमको फिर से याद दिला दिया कि हम कभी लिखते थे। और फिर उसके बाद जो लेखनी चली तो चलती गई, फिर रुकी नहीं। और मंच इतने अच्छे अच्छे आप लोगों ने दिए कि हम कभी सोचते ही नहीं कि हमको रुकना है। इतने अच्छे टॉपिक्स मिलते हैं तो हम लिखते जाते हैं, उस पे थोड़ा बहुत लिखते हैं। कभी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और कभी कभी थोड़ा सा लिख के छोड़ देते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही लिखते रहे। अच्छा, कोरोना का जो आपने बताया है, तो मैं कहूँ कि ये सच में कोरोना जो आया बीच में, तो लोग अपने घर में बंद हो गए, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन जो शुरू किया, तो इसी में साहित्यिक मंच भी शुरू हो गए। तो सच में। बहुत सारे जो लोग थे, जैसे जिनका लिखना छूट गया था, जो डायरी में लिखते थे, फोन पे नहीं लिखना जानते थे, वो लोग हाँ, भी फोन पे लिखना शुरू कर दिए और सब लोग जो है वापस साहित्य के क्षेत्र में वापस आ गए। अच्छा, रमा पहारिया जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको जो है लिखने की प्रेरणा किससे मिली? ऐसा था कि बचपन में हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, वहां पर हमारी एक मैडम थी, बहुत मैं उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी एक्चुअली। हमारी होम साइंस की टीचर थी, बट मुझे बहुत वो प्रोत्साहन जिसको बोलते हैं वो देती थी। कभी भी कुछ मेरा लिखा हुआ वो पढ़ती थी तो वो बोलती थी, रमा तुम बहुत अच्छा लिखोगी। और कुछ हमारे हिंदी के जो मैडम थी वो तत्काल कुछ ऐसे विषय देती थी कि उसके ऊपर लिखना है। तो बस वो आदत ऐसी आती गई, तो भगवान की दया से शायद हमारे था वो चीज लिखने का, तो वो हम आगे कंटिन्यू करते गए। फिर कुछ सालों के लिए मैंने कहा ना, बीच में जैसे भूल गए थे कि हम लिखते भी हैं। लेकिन कोरोना टाइम में आके वो सारी जो चीज छुपी हुई थी वो फिर याद आ गई कि अरे नहीं, कुछ अच्छा करना है हमको। ये कोरोना के बारे में सिर्फ नहीं सोचना है। जो कुछ हमारी प्रतिभाएं दबी हुई थी, छुपी हुई थी, कुछ कारण से हम नहीं कर पा रहे थे, भूल जा रहे थे। मतलब जिम्मेदारियां कुछ ऐसी होती ना कि नहीं, अपना नहीं, क्या है, चलो पहले ये कर लो, पहले ये कर लो। तो उस चक्कर में, लेकिन उसके बाद जो हमारा लिखने का जो शुरू हुआ, तो करते गए, लिखते गए। और ऐसा रहा कि आप लोगों के मन से और दूसरे भी मंचों से हम जुड़े। तो मैंने बताया ना, रोज नए नए विषय जो मिलते हैं, मतलब हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इस विषय पे हम लिख सकते हैं। उन विषयों पे हम जब लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि कुछ होता है, मंच हुआ, एक मैंने मंच के ऊपर कविता लिखी है। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मंच के ऊपर हम कविता लिख सकते हैं। एक मैंने रंगों की फितरत पे कविता लिखी, रंगों के ऊपर, सातों रंगों के रंग की मतलब क्या भावनाएं आ सकती हैं वो रंगों से, हम्म। उस पे लिखी। तो ऐसे टाइप की कुछ कुछ मेरे को जो लिखने में आई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अरे मैंने इस पे लिख भी लिया। सही बात मतलब है। कभी सोचे ही नहीं था कि मंच के ऊपर हम कविता लिख सकते हैं। बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब रोज रोज नए नए टॉपिक मिलते हैं ना, तो अंदर से एक भावना आती है लिखने की। और हाँ, ऐसे अपने मन से कुछ भी लिखने में नहीं बनता है, और लेकिन जब ये रहता है कि
आज जो नहीं। है ये टॉपिक दिया गया है और फिर हमको जी जो है जी प्रोत्साहन पत्र भी मिलेगा, तो काफी लिखने का और जी उत्सुकता बढ़ जाती है। जी जी जी, ये तो मतलब एक जो भी जितने भी साहित्यिक मंच से हम जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा। और ये आप लोग के श्री राम श्री सेवा राम साहित्य से साहित्य जुड़ सेवा। के तो इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि रोज ही एक नया टॉपिक मिलता है, एक नई विधा में लिखने का वो होता है। और जब हम नहीं लिख पाते हैं तो बड़ा वो लगता है कि आज हमने क्यों नहीं लिखा इस टॉपिक पे। तो वो जी संभाल के हम रखते हैं कुछ वो टॉपिक कि कभी हमसे बना लिखते तो हम इस पे जरूर लिखेंगे करके। बिल्कुल तो बिल्कुल। सारे टॉपिक हम लिख लेते हैं उसको कॉपी में कि नहीं इन पे हम कभी लिखने की कोशिश जरूर करेंगे अपने शब्दों में। नहीं, तो ये अच्छी बात है। देखिए, जब आपके अंदर ये गुण है तो फिर आप लिखते रहिए, साहित्य सेवा करना भी तो एक अच्छी बात है। जी 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 जी, बहुत हाँ, अच्छा लगता है मुझे तो। मतलब हमारा तो ऐसा कि हम कहीं घूमने जाते हैं, वहां से आके भी हम अपना लिखते हैं कि हम घूमने गए थे तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्या लिखा, हमको कुछ परेशानी आई तो हमने कैसे टैकल किया, और जो भी है ऐसे बड़ा मजा संस्मरण, आता है। संस्मरण, है ना? संस्मरण जैसे जी। हम, जो आप कह रही है ना कि कहीं घूमने जाते हैं लिखते हैं, तो ये जो संस्मरण हम लोग लिखते हैं कहीं, तो इससे काफी दूसरे लोगों को काफी कुछ जानने को मिल जाता है ना? जी जैसे जी आप कहीं घूमने गई और आपने उसके बारे में लिखा, तो अगले व्यक्ति को अगर वहां जाना है तो पढ़ के और फिर वो पहले से जान जाता है कि इस तरह हाँ, की जगह होगी और हमें कैसे कैसी कैसी जानना तैयारियां चाहिए, करना है। हाँ। तैयारी करना चाहिए। जी जी, ये हालांकि ये हम अपने लिए लिखते हैं, बहुत कम ही हमने इसमें डाला है, हम्म। साहित्य ग्रुप में बहुत कम डालते हैं, पर हम अपने लिए लिख के जरूर रखते हैं नहीं नहीं, ये। बहुत अच्छा करती हैं आप ये, है ना? देखिए, कभी ना कभी हो सकता है आपके बच्चे या कोई जैसे, या हो सकता है आप ही कभी आपका मन कर जाए कि आप उसे किससे पब्लिश करा जाए दें। हम। बहुत अच्छा लगा लेकिन आपके बारे में जान के, और आपसे बहुत कुछ मुझे लगता है आज सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से आप इतनी वरिष्ठ और अनुभवी साहित्यकार हैं, तो मैं तो आपके सामने बच्ची ही हूँ बस। रमा जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि लेखन के अलावा आपकी और क्या क्या रुचि है? लेखन के अलावा मुझे अभी जैसे कि अ, जब मैं संगीत सीखना चाहती थी, उस समय मैंने कहा ना कि कुछ ऐसा रहा कि बच्चों के कारण या जो भी कारण रहे ऐसे, तो मैं संगीत नहीं सीख पाई। तो अब मैं वो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से मैं संगीत का कोर्स कर रही हूँ। इस साल 5th ईयर है मेरा, अच्छा। और मैं वोकल सीख रही हूँ, साथ साथ में मैं दूसरे उसके संगीत के कोर्स भी कर रही हूँ, जो कुछ छोटे छोटे कोर्स होते हैं उसके, वो कर रही हूँ साथ में। और ये तो डिग्री कोर्स तो कर ही रही हूँ मैं, और बाकी जो एक एक साल के कुछ कोर्स होते हैं वो भी कर रही हूँ साथ साथ। बाकी मुझे कला के प्रति तो बहुत ही रुझान रहता है, चाहे वो भजन में बोलो, संगीत में बोलो, थोड़ा सा नृत्य है, कुछ सजावट है घर की, कुछ सीखने का, कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज मुझे सीखना चाहिए, तो मैं कोशिश करती हूँ। मैं ये नहीं देखती हूँ कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ तो मुझे नहीं सीखना है, बिल्कुल। बस सीखने का मन करता है। कोशिश करती हूँ, सीख पाऊँ ना सीख पाऊँ वो बात की बात है, पर सामने वाले से मैं सीखने की कोशिश जरूर करती हूँ। बहुत अच्छा है ये आपका, मतलब ये आदत जो है ना बहुत अच्छी है कि आप हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक कहा भी गया है ना कि मानव जीवन जो है उसमें जब तक इंसान जिंदा है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है और जानता ही रहता है लोगों से। तो आप जो अपनी ये अपना जो अनुभव या गुण है, इसे आप बरकरार ही रखिएगा। आप संगीत में सीखती हैं तो कुछ सुनाइए। छोटा ख्याल है हम्म। हमारी राग देश का। हाँ हाँ। रब गुना गाए रे तू मना, रब गुना गाए रे तू मना, काहे भटकत फिरे निस दिना, गुना गाए रे तू मना, छिन भंगुर सब जगत पसारा, छिन भंगुर सब जगत पसारा, मान
मना रब गुना गाय रे तू मना रब गुना गाय रे तू मना। बस ये छोटा सा ख्याल है एक, ये हम लोग को संगीत में सिखाया जाता है राग के साथ में। नहीं, बहुत अच्छी आवाज है आपकी सच में। थी आप जब शुरू में गाने से पहले गुनगुना रही थी तभी लग रहा था कि लगता है आपकी जो है आप बहुत अच्छा गाने वाली हैं, और वाकई बहुत अच्छा गाया आपने। ये ये मेरा फर्स्ट ईयर का है, मुझे बड़ा पसंद है ये ख्याल। अच्छा। तो इसीलिए इसको अक्सर मैं गुनगुना लेती हूँ। हालांकि जब हम जाते हैं क्लास में जाते हैं हमारी, तो वो मैडम हमारे को मतलब उसका प्रैक्टिस फिर से कराती हैं हर चीज की, नहीं नहीं कि सही। पिछला वाला भूल ना जाए। हम्म, तो अभी हम लोग काफी दिन से जा नहीं पाए हैं, अब अप्रैल में हमारी क्लासेस फिर शुरू होंगी। अच्छा, चलिए बढ़िया है। मेरी तो यही शुभकामनाएं है, आप जो है संगीत के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें और साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। रमा जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि साहित्य के क्षेत्र में आपको अब तक कितनी उपलब्धियां मिल चुकी हैं? साहित्य के क्षेत्र में मैंने तो अपनी एक समय की यादें, ये वाली बुक है, ये मेरी पहली बुक है। मैं छपवाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरे सभी लोगों ने कहा नहीं आप इतना लिखते हो, एक बुक तो छपना चाहिए आपकी करके। तो ये एक बुक छपी। बाकी मैंने साझा संकलन में बहुत सारी बुक्स वगैरह मतलब करवाई हैं। एक मेरी ये बुक है, इसमें भी मेरी 2 कविताएं छपी हैं। ये भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी के कोई स्टूडेंट है, उन्होंने मेरे से मांगी थी ये, साइलेंट वुमेन करके है। हम्म, और ये साझा संकलन में मेरी बहुत सारी हैं, तो ये मैंने ना पीडीएफ से निकलवा लिया था, बुक्स दिख ऐसे नहीं रहा है, खरीद के। थोड़ा कैमरे के सामने ये दिखाइए, कैमरे ये के देखिए, ये एक बुक में सामने। ये वाली है, मेरे सपनों का समाज। हम्म, एक ये प्रकृति जादुई पिटारा। हम्म। एक है शब्दों की दुनिया। अच्छा, बहुत सारी है ये। हाँ, मेरे कान्हा। वाह। फिर है ये कवि विचारों का गुलदस्ता। ये बहुत बढ़िया। फिर दिल की बातें। ये आपने क्या निकलवाया है इसका? इसमें सर्टिफिकेट है मैंने कि? अपने, नहीं ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये हम्म, बुक्स हैं जिन लोगों ने कंपाइल कराई थी, उनके इसमें मेरी ये कविताएं हैं, साझा संकलन है। अच्छा। इसमें मेरी कविताएं भी उन लोगों ने छपवाई हैं। तो ये उनका आपने टॉपिक। अब मैं जानना चाह रही थी कि आपने उसका जो है प्रिंट आउट निकलवा लिया है? जी 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 जी, मैंने सारी बुक्स नहीं मंगवाई, मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया। नहीं नहीं, मैं और भी समझ। 2-3 है, मेरे पापा, मेरी माँ, ऐसे करके और भी हैं 2-3, मैं पूरी निकाल के नहीं ला पाई। नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, बहुत सही बात है। देखिए, अगर आप इतना कर रही हैं बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपके अनुसार समाज के लिए साहित्यकार के क्या कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं? एक साहित्यकार को एक्चुअली क्या है, जैसे ये बोलेंगे हम, साहित्य समाज का दर्पण होता है ना, जैसे। तो साहित्यकार को हर चीज समाज के बारे में बताना चाहिए। अच्छा हो रहा है तो वो बताना है, बुरा हो रहा है तो वो बताना है। लेकिन बुरा जो हो रहा है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वो चीज भी साहित्यकार को बताना चाहिए। और इतनी अच्छी भाषा में उसको लिखना चाहिए कि लोग पढ़ें और उसको समझें। और हर एक हमारे लेखन में, कविता है, लेख है, जो भी एक बहुत अच्छा सा एक मैसेज जाए लोगों को कि नहीं ये हमको ऐसा करना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, साहित्य तो समाज का दर्पण है। सही कहा आपने। जो आपने ये तरीका बताया ना सही है। जैसे कुछ लोग होते हैं अपना जो है वो कुछ ऐसी बातें देखते हैं, कुछ समाज में कुछ गलत हो रहा है या इस तरह हो रहा है, तो अपना गुस्से आपा खो देते हैं और गुस्से में उल्टी सीधी बातें, मतलब उनका भी तरीका यही रहता है कि कुछ अच्छा करवाएं, लेकिन वो अपना आपा खो देते हैं और बात बनने की जगह बिगड़ जाती है। जी। तो जो साहित्यकार बताता है, लिख कर बताता है, तो वो इतने
सकारात्मक तरीके से इतने अच्छे से लिख के समझा के बात बताता है कि मतलब प्रॉब्लम ये है, फिर उसका जो है निदान ये है, और इस तरह अगर लोग करें तो अच्छे से समस्या सबका समाधान हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ आपकी मधुर आवाज में आपकी कोई एक अच्छी सी कविता सुन लेते हैं, फिर कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। जी जी, तो मैं अपनी जो रामचंद्र जी के लिए मैंने जो एक कविता लिखी थी, आप यदि बोले आज्ञा दें तो मैं गुनगुनाऊं। अरे मेरी तो बिल्कुल आज्ञा है, आप तो बिल्कुल स्वागत है आपका। जब ये मन श्री राम के नाम का है तो फिर राम जी की स्तुति तो जरूरी है। मैं गाती हूँ। जय श्री राम। जन्मे राम अयोध्या के मन में, जन्मे राम अयोध्या के मन में, जन्मे राम अयोध्या के मन में। जैसे सूरज नील गगन में, जैसे सूरज नील गगन में, जन्मे राम अयोध्या के मन में। दशरथ लुटाए अनहद सोनो, दशरथ लुटाए अनहद सोनो, मैया लुटाए धन मन नोनो, मैया लुटाए धन मन नोनो। जन्मे राम अयोध्या के मन में, जन्मे राम अयोध्या के मन में। सखिया आवे मंगल गावे, सखिया आवे मंगल गावे, होके मगन राम में रम के, होके मगन राम के महम। जन्मे राम अयोध्या के मन में, जन्मे राम अयोध्या के मन में। ठुमक ठुमक चले राम भवन में, ठुमक ठुमक चले राम भवन में। बाजे पैजनिया छम छम चरणन में, बाजे पैजनिया चरणन में। जन्मे राम अयोध्या के मन में, जन्मे राम अयोध्या के मन में। धूल लिपटाए मुख मधुर आनन में, धूल लिपटाए मुख मधुर आनन में। माते कौशल्या लेत बलैया पलकन में, जन्मे राम अयोध्या के मन में, जन्मे राम अयोध्या के मन में। चारों भैया खेले आंगन में, चारों भैया खेले आंगन में। किलकारी गूंजे चहु चमन में, जन्मे राम अयोध्या के मन में, जन्मे राम अयोध्या के मन में। सुमित्रा रानी नजर उतारे, सुमित्रा रानी नजर उतारे। कैकई माँ खेले सूरज के तपन में, कैकई माँ खेले सूरज के तपन में। जन्मे राम अयोध्या के मन में। रमा कहे
दर्शन, रमा कहे रघु दे दो दर्शन, जन्म लेके भक्तन के मन में, जन्म लेके भक्तन के मन में, जन्मे राम अयोध्या के मन में। और अंत में यदि आप बोले तो मोदी जी के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, अरे ये तो बहुत मेरे दिल की बात कह दी आपने। अंत में मोदी जी के लिए मैं कहना चाहूंगी, मोदी जी ने कर दो कंचन चमन सो, मोदी जी ने कर दो कंचन चमन सो, अयोध्या की धरती और धरण में, अयोध्या की धरती और धरण में, जन्मे राम अयोध्या के मन में, जन्मे राम अयोध्या के मन में। बहुत सुंदर। ये कविता आपने खुद ही लिखी है ना? जी, ये खुद ही लिखी है, इसीलिए वो ना बीच बीच में कहीं कहीं मेरी, जैसे मैंने उसको करेक्शन किया है तो वो शब्द थोड़ा सा पढ़ने में नहीं नहीं, बहुत अच्छा लिखा भी है और गाया भी आपने, आपकी आवाज बहुत मधुर है, बड़ा अच्छा लगा। ये 22 जनवरी को लिखना थी ना रामचंद्र जी के लिए। हाँ हाँ, तो प्रतिष्ठा। ये मैं तैयारी कर ही रही थी, जनवरी माह में ही मैंने इस कविता को लिखा है। और 22 जनवरी को शायद आपने कुछ मांगा भी था ना इसका ऑडियो वगैरह। हाँ, ऑडियो वगैरह भी बोलना था, वीडियो वगैरह बना के भेजा था, यही वाली मैंने उसमें भेजी थी। अच्छा, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आपने जो है प्राण प्रतिष्ठा की बात कही और 22 जनवरी की भी बात कही, तो मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगी कि उस दिन आपने क्या क्या किया घर में, क्या क्या तैयारियां, वो सब बताइए। जी, उस दिन मतलब यहाँ पे ऐसे चल रहा था कि फूल नहीं मिलेंगे 22 जनवरी को ना, तो मैंने 2 दिन पहले ही पूरे 2-3 टोकना भर के फूल माला सब खरीद ली थी। और 21 तारीख की शाम से मैंने घर को पूरा डेकोरेट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हम लोगों को 22 जनवरी को घूमने भी जाना था। तो हमने घर में उस दिन सुबह से खूब अच्छी पूजा करी, सब कुछ किया। पास के मंदिर में भी, हमारे घर के पास में राधा कृष्ण मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है, तो वहां पे अयोध्या के मंदिर का पूरा वो बना के रखा हुआ था, तो हम लोग फिर वहीं दर्शन करने भी गए। पूरा मंदिर का जो था वो बना के रखा था, बहुत अच्छा लगा। और जैसे वहां पर जैसे प्रतिष्ठा हुई, जैसे वहां घंटी बजी, शंख बजे, आरती हुई, हम लोगों ने भी घर में वैसे ही किया। मतलब उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में हर जगह भगवान दिख रहे हैं, मतलब हर किसी में भगवान दिख रहे हैं, मतलब हर कोई बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इंसान अच्छा नहीं है, सब बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मन में कुछ अच्छी अच्छी सबके मन में वो राम आ गए हैं जैसे। बहुत बहुत अच्छा लगा था उस दिन तो। और हम लोग जब फ्लाइट में बैठे, तो फ्लाइट में भी हम लोगों ने मतलब बैठे तो सब लोग अपने आप ही जय श्री राम, जय श्री राम, हर कोई बोल रहा था, मतलब किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। उस दिन इतना अच्छा लग रहा था सभी को। आप जो है बता रही थी, आप बीच में कहीं गई भी थी बाहर। जी जी जी, वो वही वियतनाम गए थे एक्चुअली हम लोग घूमने। अच्छा, बढ़िया है। तो वहाँ का जो वो मंदिर है ना, कंबोडिया में जो एक मंदिर है अपने यहाँ का, बहुत मतलब वर्ल्ड हेरिटेज में आ गया है वो मंदिर, तो विष्णु जी का मंदिर है। तब उस समय वो मंदिर देख के ऐसा लग रहा था कि जब वो अपने आप में जब वो बहुत अच्छा था, सुंदर बना होगा, वो मंदिर कितना सुंदर लगता होगा। अब तो वो रिपेयर
चल रही थी वो सब जगह मंदिर में, रिपेयरिंग हो रही थी सब जगह पे, क्योंकि वो बहुत जगह टूट फूट भी हो गई है। 5 एकड़ के इसमें मंदिर बना हुआ है। हमारा जाने का उद्देश्य सिर्फ थोड़ा सा एक ये भी था कि मुझे वो मंदिर देखना है। यहाँ के मंदिर तो हम देख ही लेते हैं, लेकिन वो मंदिर हमको कभी कभी देख मिलेगा, कभी आगे नहीं मिलेगा, नहीं पता। तो फिर हम लोग निकल गए थे। नहीं नहीं, सही किया था। देखिए अपने जो है अपने संस्कार और अपनी संस्कृति से जुड़े रहना भी जरूरी होता है ना। नहीं तो फिर आदमी का, इंसान का अस्तित्व जो है वो खत्म होने लगता है। अच्छा, अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे अगला जी प्रश्न करती हूँ। जी। अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि एक लेखक के लिए पुस्तक पढ़ना कितना जरूरी होता है? एक लेखक के लिए जब तक वो पढ़ेगा नहीं, तब तक उसको विचार हैं, समाज के हैं, देश के हैं, या किसी भी विषय के जैसे हम ले सकते हैं, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा कि मेरे को क्या लिखना चाहिए। सिर्फ वो अपने मन से कितना लिखेगा। जब तक उसको सब चीजें समझ में नहीं आएंगी, वो अपने शब्दों में कैसे लिख पाएगा। जब वो पढ़ता है, समझता है कि हाँ ये चीज, या वो उस विषय पे कुछ और टिप्पणी भी करना चाहता है, तो जब तक वो विषय को पढ़ेगा नहीं, तो आगे वो कोई चीज बता नहीं पाएगा। अपना लेखन जो है उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और क्या चीज समझाना चाह रहा है वो, तो वो नहीं समझ पाएगा। उसने जो पढ़ा उस पुस्तक में, वो उसका था। हो सकता है उससे अच्छे कोई विषय तो नहीं बोलूंगी, उसका वही विषय है, उस पे और भी कुछ अपनी टिप्पणी दे सकता है, राय दे सकता है कि हाँ इस विषय को ऐसा लिख सकते हैं, या हम और अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो हर लेखक को मुझे लगता है कि पुस्तकें जरूर पढ़ना चाहिए। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि कुछ भी कोई विषय मिलता है, आजकल तो पुस्तकें कम, हम लोग गूगल और इस पे बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं। सही बात इतना है। पढ़ लेते हैं कि जो चीज हमने कभी अपने पुस्तकों में नहीं पढ़ी, वो पढ़ने मिलती। पहले की जो पुस्तकें होती थी तो उसमें ये होता था ना कि सिर्फ ज्ञानी लोग ही लिखते ज्ञान। थे, जिनको बहुत ज्ञान है। और आजकल देखिए कोई भी लिख के छाप देता है। मतलब पुस्तक छापना एकदम इतना आसान हो गया है कि जिसको ज्ञान जीरो है वो भी लिख के कुछ भी छाप दे रहा है, और उसी वजह से जो है अज्ञानता बढ़ रही है, लोगों में कंफ्यूजन बढ़ रहा है, और गलत गलत फहमियां और जो गलत विचार है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बस इसीलिए मैं मतलब कह रही, गूगल ठीक है, बहुत कुछ सिखाता हमें बता रहा है, लेकिन गूगल के अलावा जो हमारा जो पुस्तकों का पहले का जो ज्ञान था, वो वाकई में ज्ञान था। उसमें कोई बिल्कुल। बहुत सारे मत नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था, ज्ञान की बातें थी, और जो कुछ देखा। अभी तो बहुत सारे लोगों के ज्ञान आ जाते हैं, तो पढ़ के कंफ्यूज भी हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मैं एक बात और कहूँ, देखिए जो आप, जैसे आप हैं और आपकी उम्र के भी और लोग होते हैं, तो आप लोग को जो ज्ञान है वो ज्ञान एकदम सटीक है और सही है। लेकिन आजकल के बच्चे जो गलत गलत अपनी पुस्तकों में पढ़ लेते हैं और गलत गलत चीजें गूगल से यहाँ वहां से सीख लेते हैं, तो देखिए उनके ज्ञान में और आप लोगों के ज्ञान में कितना अंतर रहता है। फिर उनको बाद में वही होता है, बड़ों से जाके पूछना पड़ता है सही क्या है गलत क्या है ना। जी हाँ, ये बात तो सही है। तो हम तो सभी मतलब, अब एक थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से ये बोलना चाहूंगी, यदि कोई हमारे युवा वर्ग सुन रहे होंगे या नहीं सुन रहे मुझे नहीं पता, पर उनके लिए एक संदेश ये जरूर दूंगी कि वो पढ़ें जरूर, गूगल पे जाएं या जो भी है, ये मोबाइल के जरिए हमको जो ज्ञान की जो भी चीजें मिलती हैं जरूर लें, लेकिन वो बड़ों के साथ बैठकर जरूर अपना थोड़ा सा ज्ञान की बातें सीखें। सही बात है। नहीं नहीं, आपका कहना सही है बिल्कुल। अगर जो है बड़ों के साथ बैठ के ज्ञान नहीं लेंगे तो फिर वही होगा कि जो उनका मूल ज्ञान है वो चला जाएगा और इधर उधर की बातें सीखेंगे और गलत ज्ञान उनके रहेगा। जी बहुत अच्छा लगा जी आपसे जान के। ये चीज तो मैं भी बच्चों को, एक मिनट रुकिएगा, ये चीज तो मैं भी बच्चों को बताती रहती हूँ हमेशा कि जो ज्ञान है वो जो है आजकल गूगल पे और यहाँ वहां से नहीं मिलेगा। वो जो मेन ज्ञान है वो आपको पुस्तकों से ही मिलेगा, वो भी पुराने जमाने की पुस्तक पढ़ के। जी। अच्छा, अब जो है मैं आपसे जानना चाह रही थी हाँ। कि साहित्य हमारे समाज को किस प्रकार प्रभावित करता है? साहित्य हमारे समाज को प्रभावित, मतलब हम देखें तो दोनों तरह के साहित्य, साहित्य बोले या जो भी बोले हम,
लेखन बोले तो समाज को ऐसे प्रभावित करता है कि यदि अच्छा साहित्य है तो समाज बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है, और यदि उसी साहित्य में यदि हम कुछ गलत राह पकड़ लेते हैं, कुछ जैसे बताया मैंने पहले भी बोला था ना कि साहित्य यदि अच्छा ना लिखे, नकारात्मक बातें यदि आ गई समाज में, लेखन में आ गई या किसी में आ गई, तो बच्चे यदि वो पढ़ लेते हैं या वो उसको सीख लेते हैं तो वो गलत है। तो समाज, साहित्य और समाज दोनों एक से चलना चाहिए। आज समाज से ही साहित्य बना है और साहित्य से समाज, ये मेरा मत है, और मैंने शायद इसको कई बार निबंध में लिखा भी है। आपने जो ये बताया है ना, वो सही बताया है कि साहित्य का समाज पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। मैं बीच पे थोड़ा सा एक प्रश्न ये पूछ रही हूँ आपसे कि जैसे मैंने अपनी कविताएं साझा संकलन में दी हैं, तो मेरा ये सोच है कि ये साझा संकलन में जाने से तो बहुत लोगों के पास कविताएं जाती हैं, और मैं बुक एक छपाती हूँ तो सिर्फ ये मेरे पास ही रहती है। इसीलिए मैंने ना कोशिश करी कि मैं बहुत लोगों को अपनी कविताएं दूं। नहीं नहीं, सही करती है। देखिए, लिखने का मतलब क्या होता है, मेन मतलब तो लिखने का यही होता है ना कि लोगों को आपके लिखने से जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचे। नारी तुम नहीं पैदा हुई आंसू की धार बहाने के लिए, नारी तुम नहीं पैदा हुई आंसू की धार बहाने के लिए, कली हो कुमुदनी हो खिलखिलाने की बहार के लिए, कर रही हो प्रतीक्षा किनारे किसकी बैठे बैठे, कर रही हो प्रतीक्षा किनारे किसकी बैठे बैठे, चलो उठो बन जाओ माझी जीवन नदियां पार लगाने के लिए, नारी तुम पैदा नहीं हुई आंसू की धार बहाने के लिए, निभाती हो हर किरदार, निभाती हो हर किरदार, हर प्यारी सी तकरार, और बना जाती हो रिश्तों में हर प्यारी सी मन मनुहार, भला क्यों हो जीवन तुम्हारा बीते इन बेचारी की धारा बन, भला क्यों जीवन तुम्हारा बीते बन बेचारी की धारा बन, राह में तुम्हें मिल जाएगा मीत बहुत ही प्यारा सा मन, नारी तुम पैदा नहीं हुई आंसू की धार बहाने के लिए, फिर बातें बहुत सी होंगी सीने में, बातें बहुत सी होंगी सीने में दबी न जाने कब से दिल में, बातें बहुत सी होंगी सीने में दबी न जाने कब से दिल में, अब उन्हें बाहर निकल जाने दो, अब उन्हें बाहर निकल जाने दो, मन को मत मुरझाने देना आंसू की धार के लिए, तुम हंसो तो खुद के लिए, तुम हंसो तो खुद के लिए, जमाना थक जाएगा सारा, तुम हंसी किसके लिए, जमाना थक जाएगा सारा, तुम हंसी किसके लिए, फिर समझ जाएगा मैं तो गया हारा, मैं तो गया हारा, नारी तुम पैदा नहीं हुई आंसू की धार बहाने के लिए। अंत में रमा कहे, छेड़ दो प्यार की सुरीली सरगम, छेड़ दो प्यार की सुरीली सरगम, साज रहे प्रेम का मन रहे सनम, सुनो नारी तुम बन जाओ गीत कोई, सुनो नारी तुम बन जाओ गीत कोई, राग भर जाएगा कोई संगीत सरगम सा, कोई गीत संगीत सरगम सा, नारी तुम पैदा नहीं हुई आंसू की धार बहाने की। बहुत बढ़िया लिखा है, और बताया आपने, बहुत सही लिखा है। कुछ नारियां होती हैं वो जो है अपना यही मान लेती हैं कि मेरे जीवन का बस यही एक काम है कि अब मुझे जो है जो भी हो रहा है एक्सेप्ट करके बस रोना ही रोना है। तो आपने उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छी पोएम लिखी है कि नारी का काम रोना नहीं है, बल्कि
आगे, जैसे पुरुष भी तो होते हैं, दर्द तो उन्हें भी होता है, तो वो थोड़ी ना रोते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, जो है मुश्किलों का सामना करते हैं, तो इसी तरह नारी को भी पढ़ना चाहिए। बहुत खूब। अच्छा, जो है मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रही थी, जैसे आप इतनी अनुभवी हैं और मुझसे बहुत बड़ी हैं, वरिष्ठ हैं, तो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि बच्चों को, हम छोटे बच्चों को या फिर और भी छोटे जो बच्चे होते हैं, उनको आप जैसे बड़े लोगों के पास, जो अनुभवी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, इनके पास बैठना जरूरी है या नहीं? हाँ, बैठना चाहिए उन लोगों को, और हम लोगों को भी बिठाना चाहिए। छोटी छोटी कुछ कविताएं हैं, श्लोक हैं भगवान के, छोटे छोटे भजन हैं, ये सब हम लोगों को सिखाना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि ये बच्चे अभी से हम यदि उनके मन में ये बीज डालेंगे, हो सकता है वो बड़े होके इस चीज को भूल जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये चीज रहेगी कि हाँ, हमको ये सिखाया गया था, और कभी ना कभी वो जागृत होगी। मैं भी जो है कभी-कभी यही सोचती हूँ कि ये जो गैप, जनरेशन गैप हो गया है बच्चों और बड़ों के बीच में, इसको कम करने के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं वो बड़ों के साथ, मतलब अपने दादा-दादी, नाना-नानी के साथ नहीं बैठते हैं, तो उनके संस्कार, संस्कृति से उन्हें जुड़ने का मौका नहीं मिलता। और बड़े भी हैं तो वो चाहते हैं बैठे, लेकिन अब जमाना ऐसा बदल गया है टेक्नोलॉजी की वजह से कि बच्चे बैठना नहीं चाहते हैं। अपनी मम्मी की ये, आज तो मम्मी नहीं है मेरी, लेकिन मैंने उनके लिए एक कविता लिखी थी, तो मैं वो सुनाऊं। हाँ हाँ, सुनाइए, स्वागत है, सुनाइए। हर दिन माँ यादों में, ना, कविता का शीर्षक है। ये मेरी मम्मी को याद करते करते लिखी थी मैंने ये कविता। हर दिन माँ यादों में रहती हैं, हर दिन माँ यादों में रहती हैं, माँ साए सी रहती हैं बेटियों के मन कोन में, माँ साए सी रहती हैं बेटियों के मन कोन में, अपने विचार से, अपने संस्कारों से, अपने नियम, अपने रीति रिवाजों से, अपने मान और स्वाभिमान से। माँ का एहसास होता है बेटियों में, उनके माधुर्य और सहजता से, उनकी हंसी और खिलखिलाहट में, उनकी पसंद नापसंद में। माँ झलकती है बेटियों की गृहस्थी में, उनके परिवेश के तरीके में, उनकी वाद में, उनके संवाद में। माँ रहती है आसपास बेटियों के स्वभाव में, उनके आचार और उनके विचारों में, उनकी स्वतंत्रता और बंधन में। माँ चुपके से रहती हैं बेटियों के मन कोन में। माँ परोक्ष और अपरोक्ष रूप में, उनके भावों में, उनकी भावनाओं में, बेटियों की रसोई में, कभी पूजा की थाली में, कभी भोजन की थाली में, घर आंगन की रंगोली में, सांझ ढले माँ तुलसी का दीपक घर आंगन की दहलीज पर रखवा जाती है। रमा कहे, माँ की यादों की कोई उम्र नहीं होती। रमा कहे, माँ की यादों की कोई उम्र नहीं होती, वो तो चिरकाल तक रहती है अजन, बेटियों की अंतर मन में, अंतर सफर, अंत सफर। सही कहा आपने। बहुत अच्छी कविता लिखी है आपने, और अपनी माँ को याद करके जो, अरे आप ठीक है, बहुत अच्छी कविता लिखी है। और सच बात है, जो माँ होती है वो बच्चों में झलकती हैं पूरी तरह से। कभी कभी बच्चों को उनकी जो है हाव भाव को, उनकी बातों को देख के लगता है कि ये जो है बिल्कुल अपनी माँ पे गए हैं, माँ के जैसे कर रहे हैं। आप रोइए मत, है ना? नहीं नहीं, वो सब ऐसी याद आ गई। देखो, ठीक है, अगर आप ही ऐसे करने लगेंगे, हम बच्चों को कौन संभालेगा फिर? रंगों की फितरत ना, क्या कहूँ रंगों की दुनिया में रंगा रंग है, क्या कहूँ रंगों की दुनिया में रंगा रंग है, हर रंग दे जाए कुछ कुछ संदेशा, जीवन के हर पल में दे जाए परिभाषा। लाल रंग कहे रुको जरा सा, लाल रंग कहे रुको जरा सा, डगर पर चलना, चल संभल कर,
डगर पर चल संभल जरा जरा सा, हरा कहे मस्ती में जीले जरा सा, हरा कहे मस्ती में जीले जरा सा, प्रकृति भी रंग जाएगी रंग हरा सा, पीला कहे रुको जरा सा, हौले से देखो इधर उधर आगे बढ़ो जरा सा, नीला रंग ले आकाश में समाया, नीला रंग ले आकाश में समाया, नीली छतरी बन छाया सबके मन को भाया, रंग गुलाबी ऐसा छाए खिलखिलाए, रंग गुलाबी ऐसा छाए खिलखिलाए, मन मन मयूर को भी मन मयूर को भी नचाए, प्रेमी के मन बात कह जाए, काला रे काला क्या किया कुछ बातों से किया समाधान, काला रे काला क्या किया कुछ बातों से किया सावधान, रंग काला हूं क्या करूं रे मन कोई मेरे अंदर भी तो झांके, रंग काला रंग कह रहा है मैं काला हूं पर मेरे अंदर भी तो कोई झांके, रंग सफेद है ऐसा रे भाई कहता आओ मैं तुमसे मिलकर तुम्हें सहारा दूंगा भाई, शांत मन से सब रंगों को अपना कर भटकने न दूंगा भाई, ये सब रंगों की मन व्यथा सुनाई, ये सब रंगों ने अपनी व्यथा सुनाई। मतलब मैंने लिखा है सफेद रंग ने सबको लिया और बोला आओ मेरे पास मैं तुम्हारे रंग में रंग लाऊंगा, काले रंग ने कहा मुझे भी तो कोई झांक कर देखे कि मुझे सिर्फ काला रंग कह के छोड़ देते हैं। ये बात बहुत अच्छा लिखा है। जैसे एक होता है ना कि आपने रंगों की बात को अपने जो है अपने से लिखा है, जैसे वो होता है कि बोल रहे हैं ऐसे। बहुत बढ़िया लगा। तो अब जो है आपसे विदा लेने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आपको हमारे श्री राम साहित्य सेवा संस्थान से जुड़ के कैसा लग रहा है? इस संस्थान से जुड़ के तो मतलब मैंने कहा ना कि मुझे एक तो राम है, मतलब उसके आगे मुझे कुछ देखना ही नहीं कि आगे और साहित्य लिखा कि क्या लिखा है नहीं पता, और हम आए दिन मतलब अच्छे अच्छे नए नए टॉपिक जो विषय आप लोग देते हैं और प्रतियोगिताएं वगैरह जो कराते रहते हैं, सब पंक्तियों पर लिखना, इस विधा में लिखना, इस टॉपिक पे लिखना, वो सब में बहुत अच्छा लगता है और लिखने की कोशिश करते हैं। कितना अच्छा लिख पाते हैं ये तो मुझे भी नहीं मालूम, और जो आप लोग सम्मान पत्र देके इतना प्रोत्साहित करते हैं वो तो देख के बड़ा अच्छा लगता है कि देखो हमने क्या पता नहीं क्या मिली है। सही बात है। बहुत बहुत अच्छा लगता है वो सम्मान पत्र देख के ना, ऐसा लगता है कि हमने कुछ जीत लिया है कुछ। और लिखने की प्रेरणा जग जाती है मन में कि अगली बार और ये सारे लोग आप लोगों की तरफ से मिले हुए सारे और लोग जितने दूसरे भी साहित्य ग्रुप है जो है संगठन है हमारे, उन सब से भी सब जगह से मिलते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा वाला भी मिलता है कि उत्तम है, कहीं सर्वश्रेष्ठ भी मिला, कभी कभी सामान्य भी मिला। पर अच्छा लगता है जो प्रोत्साहन वाले ये सम्मान पत्र आप लोग देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया रमा जी। और बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे मिलके, आपकी वो जो मधुर आवाज में आपकी कविताएं और गीत सुन के। और रमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, मैं आपके लिए भी कुछ कहना चाहूंगी, आप इतना समय देती हैं हम लोगों को, तो जैसे कि चलो आपका तो अभी गृहस्थी सभी कुछ से है बच्चा, हम लोग फुर्सत हो गए थोड़ा, लेकिन हम लोगों को उत्साह देते रहती है इतना, ये बहुत बड़ी बात है। और आपका भी बहुत अच्छे से सब कुछ लेखन में, कविता में, जिसमें भी आपकी रुचि है, मैं फेसबुक पे भी आपके सारे सब कुछ देखते रहती हूँ कि आप बहुत टैलेंट है आप में भी, ऐसा नहीं है, हमसे ज्यादा है। अरे नहीं, और बहुत हमेशा आपको भगवान सफलता दे, बहुत
आशीर्वाद है आपके लिए, हम लोगों की तरफ से, सब बड़ों की तरफ से, मंच पे जो भी कोई बुजुर्ग है, सबकी तरफ से, मेरे तरफ से भी आशीर्वाद है आपको। शुक्रिया रमा जी। हम तो एक छोटे से इंसान हैं, और क्या कहते हैं ना कि इंसान के रूप में सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है इंसान का। जी, तो रमा जी, अब हम आपसे जो है विदा चाहेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।